हेलो गाइस, मेरा नाम हिमांशु है और आज हम यूपी टेट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि बार बार रिपीट भी होते रहते हैं और उनको इस तरीके से करेंगे जिससे कि टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं होगा और हम ऑप्शन से कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को वो दे। और ये बाईलैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश में ये लिखा हुआ है बट मैं हिंदी में भी अच्छे से समझाऊंगा। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। और ये सब PYQ है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन हैं सारे। तो आज हम इस सीरीज में पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, देखिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि द पॉसिबल साइड्स ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ अ ट्राइंगल आर। अगर मुझे एक ट्राइंगल बनाना है तो उसके लिए पॉसिबल साइड्स क्या हो सकती हैं। तो पॉसिबल साइड्स क्या हो सकती हैं भाई, पहला 6 3 3। तो देखिए कंडीशन होती है एक ट्राइंगल बनाने के लिए कि A प्लस B इज़ ग्रेटर देन स्मॉल c होना चाहिए, यानी कि ट्राइंगल की दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए। अब ये देख लेते हैं किस में ये फॉलो कर रहा है। क्या A में फॉलो कर रहा है, 3 और 3 6। A में फॉलो तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्या B में फॉलो कर रहा है? ये B में देख लेते हैं हम, 6.3, 5.9 और 4.6, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12 का 1, 7 और 5 12, 12.2। यस, इससे ज़्यादा है, थर्ड वाली साइड से ये ज़्यादा है। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तब भी 9 के आसपास आएगा, 10 के आसपास आएगा, तब भी ये इससे ज़्यादा है। और अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को प्लस करूँगा तब भी इससे ज़्यादा है। तो यस, ये वाली जो कंडीशन है ना, ऑप्शन बी हमारा फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने आगे बढ़ें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इनको अरेंज करना है हमें सर, अरेंज करना है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम देखिए वो पुराने तरीके हो गए कि इनको सॉल्व करेंगे, हम सीधे ऑप्शन पे आएंगे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन हमें बहुत कुछ हिंट देंगे। क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है कभी भी? ये 3 है, ये 3/4 है। अरे भाई असेंडिंग ऑर्डर यानी कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब सबसे पहले तो इसने 3 दे दिया, सबसे बड़ा वो दे दिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी नन ऑफ दीज है। ऑप्शन सी में देखेंगे हम, तो ऑप्शन सी में एक चीज़, अभी ऑप्शन सी होल्ड पर रखते हैं। डी देखो, डी में भी एक गलती दी है, 3 पहले दे दिया है और 5/4 बाद में दिया है। अरे भाई 3 तो सबसे बड़ा है, ये तो बाद में आना चाहिए था। असेंडिंग ऑर्डर है, जो सबसे बड़ा होगा वो लास्ट में आना चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। देखिए एकदम ऑप्शन से कर रहे हैं हम क्वेश्चंस को, ठीक है, बहुत कम टाइम में। ये सीरीज़ केवल बहुत कम टाइम में सॉल्व करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इफ़ द ऑब्जर्वेशन आर रिमूव्ड फ्रॉम द बोथ एंड्स ऑफ द डाटा अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कोई डाटा लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, तो जैसे कोई भी डाटा लिखा हुआ है, सपोज़ जैसे 12, 15, 18, इस तरीके से कोई भी डाटा लिखा हुआ है वो, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि इस तरह से लिखा है 20, 18, 15, 10। तो अगर मैं बोथ एंड से डाटा को हटा दूंगा तो क्या अफेक्ट पड़ेगा? तो सर तीनों चीज़ पे अफेक्ट पड़ेगा, मीन पे भी, मोड पे भी, मीडियन पे भी। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से आता है, तो ध्यान से सुन लेना इस क्वेश्चन को। अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर। उसको कलर किया जाता है सारे फेजेस पर, लेकिन इफ़ इट इज़ कट इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसको 1 सेंटीमीटर में क्यूब में काटेंगे तो हाउ मैनी 1 सेंटीमीटर क्यूब विल हैव कलर, ओनली 1 फेस। तो इसने ओनली 1 फेस कर दिया है। ध्यान से सुन लेना इस क्वेश्चन को। यानी अगर कोई भी क्यूब होगा, एक फेस क्यूब का होना चाहिए, तो एक फेस होना चाहिए क्यूब का। तो मुझे एक बात बता दो,
अगर मैं कोई भी क्यूब बनाऊंगा तो अगर कॉर्नर पे जो भी क्यूब अगर हम काटेंगे, अगर सपोज़ मैं यहाँ से कोई भी क्यूब काटता हूँ तो पीछे से भी कलर होगा, इधर से भी कलर होगा, आगे से भी कलर, तो 3 फेस हो गए। लेकिन इसने बोला है कि केवल एक फेस होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। तो मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुन लेना, कि अगर मेरा सपोज़ ये बैक साइड है क्यूब के फेस की, तो अगर मुझे एक फेस कलर चाहिए तो मुझे केवल बैक साइड के क्यूब में कट कर लूँगा, तभी तो मुझे एक फेस मिल जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, पीछे 5 सेंटीमीटर की साइड वो है ना, तो हम 1-1 सेंटीमीटर के ब्लॉक में इसको ड्रॉ कर लेते हैं, आसानी से क्यूब बना लेते हैं 1 सेंटीमीटर का। 1 2 3 4 5। अब ये वाले जो क्यूब है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही क्यूब ऐसे होंगे जिसको केवल एक फेस कलर होगा। बाकी अगर यहाँ से कट करोगे तो यहाँ से कलर मिलेगा और इस साइड वाले से भी कलर मिलेगा। तो केवल ये जो पोर्शन है ना, ये वाला जिस पर नंबरिंग करी है मैंने, यही पोर्शन ऐसा है जिसमें कि केवल एक फेस कलर होगा। यानी कितने क्यूब बनेंगे, 9 क्यूब बनेंगे। और ऐसे कितने सरफेस हैं क्यूब के, कितने सरफेस होते हैं सर? 6 सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं? 6। तो ऐसे 6 सरफेस, यानी कि 54 इज़ द आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 54। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन। पेंटागन पता है क्या होता है? जिसकी 5 साइड होती हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n माइनस, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये किसका फॉर्मूला है? ये होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, बहुभुज के सारे एंगल्स का सम का फॉर्मूला होता है। जैसे अगर मैं ट्राइंगल के निकालूंगा तो 3-2 इंटू 180, तो कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसके निकालता हूँ तो ये क्या दिया है? पेंटागन है सर। तो पेंटागन यानी कि 5 साइड, 5 हो गया, तो n-2 5-2 इंटू 180 डिग्री, यानी 3 इंटू 180, यानी कि 540 डिग्री इज़ द आंसर। ठीक है, 540 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा खुद भी क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? 4/7 ऑफ अ पोल संक इन मड। एक कोई गड्ढा है, सपोज अगर एक गड्ढा है, उसका 4/7, अगर एक गड्ढे में एक पोल है जो कि 4/7 इसमें धंसा हुआ है एक तरह से। ठीक है, अगर मैं इसका 1/3 ऑफ द संक पार्ट इज़ पुल्ड आउट, अगर मैं इसका 1/3 निकाल लेता हूँ तब भी इसमें 8 मीटर बच जाता है। ये क्वेश्चन कहने का मतलब है। तो मैं मान के चलता हूँ, हम कुछ भी मान सकते हैं बट कैलकुलेशन आसान हो इसके लिए मैं मान के चलता हूँ, ये जो गड्ढा था टोटल 21 मीटर का था। कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, 21 मीटर का था। अब इसमें क्या है? 4/7 ऑफ द पोल इज संक। 4/7 इसका निकालो, तो 4/7 अगर मैं 21 का निकालूंगा तो कितना आएगा? 12 मीटर। वो अभी भी गड्ढे में है, इसका 12 मीटर। अगर टोटल 21 मीटर था तो 4/7 गड्ढे में है। 1/3 ऑफ द संक पार्ट इज पुल्ड आउट। इसका जो 1/3 पार्ट था, ये जो 12 मीटर आया, अब क्या कहता है ये? व्हेन 1/3 ऑफ द संक पार्ट इज़ पुल्ड आउट। अब इसका 1/3 को अगर मैं पुल्ड आउट कर देता हूँ, ठीक है, तो कितना बचेगा? अब 8 मीटर बचेगा। तो 8 मीटर फिर भी बचता है। 8 मीटर ऑफ द पोल इज स्टिल इन द मड। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस 8 की वैल्यू 8 मीटर ही तो है। तो एक यूनिट की वैल्यू 1 मीटर है। तो टोटल हमने कितना माना है? 21 यूनिट।
तो 21 यूनिट यानी कि 21 मीटर इसका आंसर हो गया। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए, एक कोई गड्ढा था जो कि हमें दिया नहीं था कितने का था, तो हमने मान के चला वो 21 मीटर का है। अब उन्होंने बोला कि 4/7 ऑफ ए पोल इज संक इन मड, यानी कि 4/7 इसका एक मिट्टी में दलदल में डूबा हुआ था, यानी ये 12 मीटर इसका डूबा हुआ था। इट इज़ फाउंड दैट, ठीक है, व्हेन 1/3 ऑफ द संक पार्ट इज पुल्ड आउट। अब इसका 1/3 मैंने निकाल लिया है, 1/3 जो डूबा हुआ था उसका निकाला है, तो 4 निकाल लिया, तो बचा कितना, 8 मीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही 8 मीटर अब भी है, तो हमारे 8 यूनिट की वैल्यू 8 मीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 मीटर, यानी टोटल 21 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, तुरंत निकाला करो ऐसे क्वेश्चंस को। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, यानी कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो एलसीएम इनका 60 आ जाएगा। 12, 15, 20 का मैंने एलसीएम ले लिया है, लासामा। तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। अगर मैं सबको ऐड कर दूं सबको, तो क्या आएगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C, और इनकी एफिशिएंसी को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 5 और 4 और 3 9 12। 2 कॉमन लूँगा, अगर मैं 2 कॉमन लिया तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 12। तो A प्लस B प्लस C की जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 12/2, यानी कि सर 6 आ गई। अब निकालनी क्या है मुझे, ए कितना काम करेगा, तो सर बी प्लस सी की कितनी एफिशिएंसी है, तो यहाँ से बी प्लस सी की एफिशिएंसी तो 4 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 यूनिट। 2 यूनिट काम कर पाता है, तो 60 यूनिट अगर मुझे काम कराना है, तो अगर मुझे 60 यूनिट अगर काम कराना है ए से, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, अगर ए से 60 यूनिट काम कराना है और वो 2 यूनिट एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, तो सर वो 30 दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर देगा, क्योंकि काम तो पूरा 60 यूनिट था ना, इस हिसाब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर यानी कि जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। एक स्क्वायर है, इस पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, यानी कि उसकी सारी साइड कैसी हैं, इक्वल हैं, और वो कितनी है इसकी, 4/3। तो 4/3 ये होगी, तो 4/3 ही ये होगी, और ये भी 4/3 होगी। इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप, यानी कि सारी साइड्स को जोड़ना। तो अगर मैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल दूं प्लस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकाल दूं, ठीक है, तो कैसे निकालूंगा मैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालूंगा तो कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालूंगा तो कितना होगा, 4 × 4/3, क्योंकि 4 साइड थी और 4/3 थी, और इक्विलेटरल का निकालूंगा तो 3 × 4/3। तो आंसर कितना आएगा, 16/3 + 4, ये हमारा आंसर आएगा। एलसीएम ले लूँगा तो ये कितना आएगा, 16, और इसका लूँगा तो 12, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं हम इसको। 4 × 4/3 हर साइड थी तो 4 साइड हो जाएंगी, लेकिन इसमें हमने क्या गलती की है, गलती मैं बताऊं, इसमें 3 साइड नहीं रहेंगी ना। अब जैसे हमने यहाँ पे ये 4 साइड ले ली थी स्क्वायर की, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो हमने क्या किया, इसमें 3 इसकी ले ली, 4 इसकी ले ली, लेकिन ये तो कॉमन है, तो यहाँ पे ये 3 ना होकर 2 होगा। अभी हम करेक्शन कर लेते हैं क्या गलती की थी उसको। तो 4 + 4 × 3 × 2 × 4/3, यानी कि 16 + 3 + 8/3, तो 16 और 8 करूँगा तो कितना आएगा, अगर मैं इसको करूँगा तो 24/3 आएगा, ठीक है।
एक स्क्वायर और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल शेयर्स अ कॉमन साइड इफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो व्हाट विल द, इसके मेरे अकॉर्डिंग आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने आते हैं, क्योंकि कोई कैलकुलेशन भी गलती नहीं की है हमने। 4×4/3 कर लिया, 2×4/3 कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, थोड़ा कैलकुलेटिव है। देखो 30% ऑफ अ नंबर इज 63/3/4 ऑफ दैट नंबर 3/4। तो अगर मैं एक नंबर को 60 मान लेता हूँ, सपोज क्या मान लेता हूँ, उस नंबर को मैं मान लेता हूँ 60, कोई भी नंबर मान लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका 30% कितना होगा? 18। 30% इसका 18। अब क्या कह रहा है? 30% ऑफ ए नंबर इज 63 लेस देन बाई 3/4। इसका 3/4 कितना होगा? 3/4 निकालूंगा तो वो कितना आएगा सर? 45। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया है 63, यानी कि 63, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस कितना है? 45 माइनस 18, 27 यूनिट। तो हमारी 27 यूनिट क्वेश्चन के 63 के बराबर है। तो हमारी एक यूनिट किसके बराबर है? 63/27, यानी कि इसको कैंसिल करेंगे तो 21, 3 से काट रहा हूँ मैं, 21/9 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है। अब मुझे एक बात बताओ, हमारा नंबर क्या था? ओरिजिनल नंबर क्या था? 60 यूनिट। तो हमारा 60 यूनिट था ना हमारी एक्चुअल वैल्यू। तो ठीक है, तो हमने क्या किया था? क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं? एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने। कि अगर मैंने सपोज नंबर क्या माना है मैंने? 60 यूनिट माना है पहला नंबर, ठीक है। इसका 30% क्या होगा? 18 होगा, ठीक है। और इसका 30% हमने क्या निकाली है? 30% ऑफ ए नंबर इज 63 लेस देन द 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ दैट नंबर। इसका 3/4 अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना होगा सर? 45 होगा। इसका डिफरेंस कितना होगा? 45 माइनस 18, यानी कि कितना होगा? 27 यूनिट। अब 27 यूनिट की तो वैल्यू दी है 63, तो ठीक है, 27 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 63, ठीक है। तो 27 यूनिट इक्वल टू 63, तो एक यूनिट इक्वल टू 63/27, ठीक है। 9 3 या 27, 9 7 या 63। तो हमारा नंबर ओरिजिनल था 60 यूनिट, तो हमारा उसका एक्चुअल नंबर क्या होगा? 60 × 7/3, यानी कि नंबर जो होगा 140, ये होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाई 99? 99 की एक प्रॉपर्टी देखनी है, तो मुझे या दोनों से एक 9 से भी चेक कर लो और एक 11 से भी चेक कर लो। तो ऑप्शन ए क्या 9 से डिवाइड हो रहा है? 1 1 4 3 4। 9 की क्या उसको कैसे देखते हैं? विभाजकता कैसे देखते हैं? कि सारी डिजिट्स का सम 9 से भाग होना चाहिए। तो 1 और 1 2 और 4 6 और 3 9 4 13, ये तो 9 से ही भाग नहीं हो रहा, तो 99 से तो होगा ही नहीं। सेकंड पे आते हैं 3 5 7 2 4 0 6, क्या ये 9 से हो रहा है? 5 और 3 8 और 7 15 17 21 और 6 27, 9 से तो हो रहा है। क्या ये 11 से हो रहा है? 11 से कैसे चेक करते हैं? इनके एक डिजिट को छोड़ के प्लस कर दो। 6 और 4 10 और 7 17 और 3 23। अब जो बची हैं उनको जोड़ लो। 0 और 2 और 5 7, तो 23 माइनस 7 करूँगा तो कितना आएगा? 16। लेकिन यहाँ पे जो माइनस करने पर या तो 11 आए या 11 से कोई भाजित होने वाली संख्या है, डिवाइड होने वाली संख्या है। तो 16 डिवाइड नहीं होती 11 से, इसलिए ये जो नंबर था वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट को देखते हैं। ऑप्शन 3 क्या है? 9 1 3 4 6 2, क्या ये डिवाइड हो रहा है 9 से? 9 1 10 3 13 4 17 6 23 और 2 25, ये 9 से ही नहीं हो रहा। ऑप्शन डी पे आता हूँ तो 1 3 5 7 9 2, तो
4 और 5 9 7 16 और 9 25, ये 9 से तो हो रहा है क्या, 11 से हो रहा है। 2 7 9 और 3 12, 12 माइनस 1 और 5 6 और 9, तो ये भी 11, यानी कि सारे ऑप्शन, इसके ऑप्शन ही गलती है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ऑप्शन ही गलत दे देगा वो, तो इससे घबराना नहीं है, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं एक बार और समझा दूं क्या 11 की डिविजिबिलिटी और ये 9 की डिविजिबिलिटी। देखो क्या होती है कि सारे डिजिट्स को जोड़ लेते हैं। जैसे अगर 227 लिखा है तो 2 और 2 4 और 7 11, क्या 11 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब 227 भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। मैं 11 की डिविजिबिलिटी और बता दे रहा हूँ एक बार। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं हम, अल्टरनेट जोड़ते हैं, अल्टरनेट डिजिट को। जैसे 1 और 3 4 और 3 और 1 4। अगर इसको माइनस करने पर या तो ज़ीरो आ जाए या कोई 11 से भाग होने वाली संख्या आ जाए, तब उस संख्या को 11 से विभाजित बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन दे दिए। व्हाट इज़ पाई, पाई क्या होता है सर। तो पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर पूछता 3.14, पाई की वैल्यू दे देता 3.145, इस तरह से वो बढ़ती जाती है, तो ये नहीं, पाई की अगर पाई को 22/7 रखता हो तो उसको रेशनल बोलते हैं। लेकिन इसने पूछा सीधे पाई क्या होता है, तो वो इरेशनल होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 3.14 अप्रोक्स ख़त्म नहीं होती कभी भी। लेकिन अगर 22/7 पूछता तो वो रेशनल होता। ध्यान से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 10⁻3x, 10⁻3x इक्वल टू 125। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 10⁻3x इक्वल टू 5⁻3, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 10⁻3x इक्वल टू 5⁻3। क्यूब रूट बोथ साइड कर दो, बोथ साइड क्यूब रूट करोगे तो क्या आएगा, 10x इक्वल टू 5, ठीक है। क्या आएगा, 10x इक्वल टू 5। निकालना क्या था, -2x, तो मल्टीप्लाई पावर को -2 से कर सकते हैं ऐसे, -2x इक्वल टू 5⁻², यानी कि 1/5 का स्क्वायर, यानी कि 1/25 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डिवाइडिंग, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो एक फॉर्मूला ध्यान से सुन लो एक बार, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड क्या है इसमें, 16075। डिवीज़र क्या है इसमें, निकालना है x। कोसेंट क्या है 167, रिमाइंडर क्या है 43। तो 16075 माइनस 43 इक्वल टू 167x। इसको माइनस करूँगा तो 5 3 2, 7 और 4 3, 1 60 32 इक्वल टू 167x। इसको डिवाइड करेंगे तो सीधे 96 आएगा। और वैसे अगर देखना चाहो ना इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं हम कि देखो 16075 लाना है और 167 से मल्टीप्लाई करना है, तो 167 तो होगा नहीं, 112 ही आएगा, 8 भी नहीं होगा, 9 करीब जा रहा है, क्योंकि 10 तो है ही नहीं, तो आंसर 9 पे ही होगा। ये ऑप्शन से करने के तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ गिवन एक्यूट एंगल। तो वैसे ये याद रखना 90 डिग्री होता है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कोई भी एक एक्यूट एंगल मान लेते हैं सपोज ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री पता है 90 में से माइनस करने पर आता है, तो 90 माइनस ए। सप्लीमेंट्री क्या होगा इसका, ये भी पता होना चाहिए आपको, 180 में से माइनस करने पर आता है,
अब इनका डिफरेंस ले लो, 180 माइनस ए माइनस, इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, 180 माइनस ए माइनस 90 माइनस ए, तो 180 माइनस ए माइनस 90 प्लस ए, ये कैंसिल, और 180 माइनस 90 इज़ 90। वैसे ये डायरेक्टली याद रख लेना, आंसर इज़ बी, 90 डिग्री। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब आसान क्वेश्चन है थोड़े से, अभी इसको 12 से भाग करना है। 12 से भाग करूँगा तो इसको क्या आएगा, 1 2 1 0 1 2, तो ये क्या 12 से भाग होगा? ये नहीं होगा 12 से भाग, क्योंकि कर लेते हैं हम 12 10 12, 12 1 जा 12, अब 0 0 1 0 1, 12 8 जा 96, फिर 12 4 जा 48, तो रिमाइंडर इसका 4 आएगा सर। आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि यूनिट डिजिट क्या होगी। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट कैसे करते हैं, यूनिट डिजिट को ही देखते रहो, इसकी यूनिट डिजिट को देखते रहेंगे हम। इसकी सीधे क्या आएगा यूनिट डिजिट इसकी, तो 8 7 जा 8 इंटू 7, ठीक है। जैसे यहाँ बताता हूँ मैं, 8 इंटू 6 48, 8 बचा यूनिट डिजिट, 8 इंटू 9 72, 2 2 जा 4, आंसर इज़ 4। ठीक है, 8 6 जा 48 का 8 बचा, यूनिट डिजिट देखते हैं केवल हम, आंसर 8 आया। अब 8 का 9 में केवल यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट से मतलब 8 9 जा 72, 2 और 2 2 जा 4 केवल। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये हमारा क्लास रही आज की। अभी कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं, कोई नहीं, अभी हम और कुछ क्वेश्चन रह गए हमारे, वो देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1/117 क्या कहता है ये क्वेश्चन हमें, ये क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 5, यानी डिफरेंस तो 2 नंबर का कितना है 5 है, डिफरेंस कितना है 2 नंबर का 5 है। तो या सपोज एक कोई नंबर ए है एक बी है, इनका डिफरेंस 5 है, इनका प्रोडक्ट 36 है। तो क्या तुम 2 नंबर सोच नहीं पा रहे हो? ऐसे सोच लो ना, a इक्वल टू 9 और b इक्वल टू 5, सेटिस्फाई हो रहा है 9 माइनस 5, नहीं 9 माइनस 4, b 4 है ना, 9 माइनस 4 5 और 9 चौक 36। तो 2 नंबर पता लगे, उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस निकाल दो, 1/9 माइनस 1/4, तो एलसीएम 36, डिफरेंस निकालना है ना हमें, तो पहले बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं, तो 1/4 माइनस 1/9, एलसीएम 36, तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5/36 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं अभी हम। ये बहुत टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। 15 वर्कर्स, 15 काम करने वाले हैं, किसी काम को 48 घंटे में करते हैं, तो सेम काम को कितने वर्कर 30 घंटे में करेंगे, तो उसको x मान लूँगा मैं, तो 15 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 30, 15 से गया 2 बार में, 2 से 48 गया, 24 वर्कर की मुझे नीड होगी। बेसिक आपको आता होगा, इन क्वेश्चंस को मैं बेसिक अभी नहीं समझा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये हमने क्या दिया है देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन हमें दिया है, ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम, यानी कि 4 वॉल ऑफ द रूम का एरिया दिया है 660, और लेंथ ब्रेथ की ट्वाइस है, यानी कि अगर मैं चौड़ाई उसकी कितनी मान लेता हूँ, ब्री उसकी x मानता हूँ, तो लेंथ उसकी 2x है और ऊंचाई उसकी 11 मीटर है। तो एरिया और 4 वॉल्स का एरिया का होता है 2l प्लस बी इंटू एच इक्वल टू 660, तो 2x प्लस एक्स इंटू 11 इक्वल टू 660, ये उधर जाएगा डिवाइड में, तो क्या बचेगा 60, तो 2 इंटू 3x इक्वल टू 60, 2 इंटू 3x इक्वल टू 60 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं
2 इंटू 3x इक्वल टू 60 और 3x इक्वल टू 60/2 यानी कि 30। तो x कितना आ गया 10। x कितना आया 10। यानी कि लेंथ और ब्रीथ अब हम निकाल सकते हैं। तो लेंथ b हमने माना है x यानी कि x इक्वल टू 10 और लेंथ हमने माना है 2x यानी कि 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। लेकिन अभी एरिया नहीं आया। एरिया सीलिंग तो छत है, तो वहाँ तो लेंथ और ब्रेथ है केवल। तो एरिया उसका क्या होगा सीलिंग का 20 इंटू 10 यानी कि 200 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे आज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए हमने। यूपी टेट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या कराऊँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी हमारा ये नया चैनल है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में जो भी डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमने बहुत जल्दी और नए अप्रोच से क्वेश्चन को किया है। ठीक है, थैंक यू।